नामी आदमी को कार ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। शहर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई नजर आ रही थी और इस बर्फीले तूफान को देखते हुए गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर सड़क पर निकलने से साफ मना किया हुआ था। खैर, डेविड अब रेस्टोरेंट में आकर रुका, जिस रेस्टोरेंट का ओनर एना नाम की लड़की है। एना के होटल में ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि कोई भी इस तूफान में अपने घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। इसीलिए एना का होटल स्टाफ भी इस टाइम छुट्टी पर था। एना खुद भी यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन वो डेविड देखकर रुक गई। वो डेविड का ऑर्डर लाकर देती है और इसी दौरान हम नोटिस करते हैं वो काफी घबराई हुई लग रही है। उसे बार बार किसी की कॉल्स आती जा रही हैं कि तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहाँ एक कार रुकी हुई थी, जिसे देखने के बाद तो एना और भी डर चुकी थी। यानी अब जो पिछले कुछ दिनों से उसे कॉल कर रहा था, वो अब यहाँ तक पहुँच गया था। होटल के अंदर आते ही वो आदमी एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। यह आदमी क्योंकि पहले और अभी भी ड्रग्स एडिक्ट्स था, इसीलिए कोर्ट ने उसे अपने ही बेटे से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले ये आदमी एना को मारता या उसके साथ कुछ बुरा भला करता, पीछे बैठा हुआ डेविड, जो यह सब कुछ देख रहा था, वो इस आदमी को रुक जाने को कहने लगा और उसकी इतना कहना ही था। एना के हस्बैंड का गुस्सा सर पर पहुंच जाती है। गुस्से में वो डेविड से लड़ने के लिए डेविड तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ डेविड बहुत ही आराम से बैठा और शांत दिख रहा था। डेविड कहने लगा कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे से लड़कर जेल चले जाओ या फिर तुम आराम से घर जाओ, अपनी नशे छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। यह आदमी पुलिस बुलाने वाली बात से थोड़ा डर गया था, इसीलिए चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एना को काफी रिलैक्स फील हुआ था। यह सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की समझदारी ने इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर चुकी थी। इसी वजह से एना डेविड से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। यहाँ बैठकर जब वो डेविड से बातचीत करने लग गई तो उसे पता चला कि डेविड पहले से शादीशुदा है। एना का एक्स हस्बैंड जाते हुए डेविड का कार का साइड मिरर तोड़ गया था, लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहा। वो टेप के जरिए अपने कार का साइड मिरर चिपकाकर वहाँ से निकल जाता है। तूफान भी अब बहुत ही तेज हो चुका था। बारिश शुरू हो चुकी थी। आगे बढ़ना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा था और साथ ही डेविड के कार का फ्यूल भी खत्म होने को आ गया था। इसीलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पर रुक जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इसी रास्ते से होता हुआ एना का हस्बैंड गुजर रहा था। उसे पहले ही डेविड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वो यहाँ अपना सारा गुस्सा डेविड के ऊपर निकालना चाहता था, लेकिन अभी वो ऐसा कर पाता कि उसने देखा एक पुलिस कार इसी फ्यूल स्टेशन पर आकर रुक जाती है। डेविड जैसे ही फ्यूल फील करके आगे की तरफ बढ़ा, एना का हस्बैंड भी अब उसकी कार का लगातार पीछा करने लग चुका था और यही चीज डेविड ने नोटिस भी कर ली थी। डेविड जानता था यह वही आदमी है जिसने उसके साथ होटल में पंगा लिया था, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। बगैर तो यहाँ से जाने ही नहीं वाला। डेविड अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी का स्पीड बढ़ाता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड के साइड पर अपनी गाड़ी लगाकर बंद कर देता है, ताकि रात के इस अंधेरे में उस आदमी को डेविड का गाड़ी दिखे ही ना। डेविड का यह प्लान पूरी तरह से काम कर चुका था। वो आदमी डेविड के कार के पास से गुजर जाता है, मगर उसे कार कहीं पर भी नजर नहीं आती। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा ना उसका पीछा करने लग जाए, इसलिए वो इसी घने जंगल से निकलते हुए एक पतली सी सड़क को पॉइंट करते हुए निकलने लग जाता है। इस सड़क पर काफी ज्यादा ही स्लिप था। सुनसान इलाका होने और घने अंधेरे में डेविड को ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी स्लीपरीनेस की वजह से अचानक डेविड के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार स्लिप होकर रोड के साइड में चली जाती है। डेविड ने काफी कोशिश की उसकी कार वापस सड़क पर आ जाते, लेकिन कार के टायर्स बर्फ के अंदर धंसते ही जा रहे थे। मजबूरन वो अपने कार से निकलकर अपने हाथों की मदद से आगे वाली टायर के आसपास से बर्फ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बढ़ती हुई ठंड ने उसके हाथ को जख्मी कर दिए थे। ठंड से उसे लग रहा था कि उसकी हाथ जमकर अब टूट जाएंगे। मजबूरन में अब वो वापस कार में बैठकर अपनी कार का हीटर चालू करके अपने हाथों को सेकने लग जाता है। डेविड को यह महसूस हो चुका था कि उसका अब यहाँ से निकल पाना नामुमकिन के बराबर है, तब तक जब तक कोई मदद के लिए यहाँ ना आ जाए। उसकी मोबाइल में सिग्नल भी नहीं थी कि वो पुलिस को कॉल कर सकें। मदद भी पता नहीं कब आने वाली थी, क्योंकि पहले से ही गवर्नमेंट ने लोगों को सड़कों पर निकलने से मना किया हुआ था और इधर वैसे ही यह सड़क पहले से ही वीरान थी। यही सोचते हुए डेविड अपने कार की बैटरी भी बंद कर दी थी। वो अब यहाँ एक सिगरेट यूज किया और उसे पीते पीते ही यहीं सो जाता है। सुबह उसकी आंख किसी जानवर के आवाज से खुली हुई थी। कोई जंगली जानवर उसके आसपास मंडरा रहा था। उसकी डर में डेविड अपने कार से बाहर भी नहीं निकलता। उस टाइम उसके पास खाने पीने की कुछ भी नहीं बचा
बचा हुआ था, इसीलिए वो अपना यूरेन भी स्टोर किसी डब्बे में कर लिया था। डेविड के दिमाग में अब यह बात भी चलने लग गई कि अगर ऐसे ही गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह से ढक लेगी, जिससे कोई दूसरा गाड़ी वाला भी उसे नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था, यानी वहां इंसान रहते होंगे। इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है कि शायद वहां उसे कोई मदद मिल जाए। वहां जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और उसकी गाड़ी की डिग्गी में हम बंधी हुई ऐना को देखते हैं। डेविड, जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो दरअसल एक किडनैपर था जिसने ऐना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाने से पहले ऐना को वार्न करके जाता है कि इस कार से निकलने की कोशिश भी मत करना, लेकिन ऐना उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। वो उसके जाते ही कोशिश करने लग जाती है और उसके हाथ और मुंह जिस टेप के जरिए बंधे हुए थे वो उन्हें खोलने में कामयाब हो चुकी थी। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कार का बैक साइड अंदर से नहीं खुल सकती थी। इसीलिए अब वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाते हुए कार के अंदर आने में कामयाब हो चुकी थी। कार के अंदर आते ही वो कार का दरवाजा खोलकर भागने लग जाती है, लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठंड थी और दूर दूर तक उसे जब कोई इंसान या फिर कोई इंसानी जगह नजर नहीं आ रही थी तो उसने वापस कार में जाने का डिसीजन लेती है, क्योंकि वो कार में सर्दी से तो बच सकती थी। उसके हाथ पैर दोनों खुल चुके थे। वो अब डेविड से मुकाबला करने की काबिल हो चुकी थी। इसीलिए ऐना कार के अंदर वापस जाकर बैठ जाती है, क्योंकि सर्दी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम डेविड को देख पाते हैं। धुएं वाली जगह पर पहुंचने के चक्कर में वो अपने कार से काफी दूर तक आ चुका था और अब उसका पैर भी एक गड्ढे में फंसकर टूट जाता है। उसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। उसके पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग गया था। उससे यहाँ उठा नहीं जाता। ठंड उसे दबाए जा रही थी, लेकिन किसी तरह से उसे हिम्मत बनानी ही पड़ती है, क्योंकि अगर वो कुछ देर ही ऐसे ही बर्फ में पड़ा रहा तो मर जाता। डेविड अब रेंगते हुए वहां से वापस अपने कार के पास आने का फैसला कर लेता है, जहां ऐना कार में ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन उसे यहाँ अंदर टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए अब वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल कर रख लेती है। हम देख पाते हैं कि डेविड भी अब घसीटते घसीटते अपने कार के पास पहुंच चुका था। वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। अपने पैंट काटकर जख्म देखने पर पता चला कि अब उसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी टांग की हड्डी इतनी खतरनाक तरीके से टूटी हुई थी कि गोश्त को चीरते हुए वो बाहर निकल गई थी। दर्द से वो काफी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। ऊपर से कड़कती ठंड उसे और भी तकलीफ दे रहा था। उसने अपने पास पड़ी एक वायर को अपने टांग के ऊपर के साइड पर बांध लिया ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अपना दर्द को थोड़ा कम करने के लिए वो यहाँ कार में जैसे ही अपना हीटर चालू किया तो उसे भनक लग जाती है कि उसके कार की चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं। वो समझ चुका था कि यहाँ ऐना के अलावा यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। इससे पहले डेविड अपना चाकू उठाकर पीछे ऐना के ऊपर हमला कर देता। ऐना उसे ही अचानक क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर देती है। बेहोश होते ही उसने एक सपना देखा, जहाँ वो इसी बर्फीले जंगल में है। उसके सामने मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथों पर खून लगा हुआ है। इस तरह का सपना देखते ही वो डर कर उठ जाता है। होश आने पर वो देखता है कि ऐना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए थे और उसकी गर्दन को जकड़ते हुए सीट में बांधा था। ऐना यहाँ पूछने लग गई कि तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हो और मेरा फोन कहाँ है। तब डेविड कहने लगा कि मैंने तुम्हारा फोन को फेंक दिया था और इस टाइम हम कहाँ हैं ये मुझे भी याद नहीं। मैं रात में रास्ता भटक गया था। ऐना उसे कहने लगी कि चाहे ये जो भी है, लेकिन अब तक मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर चुकी होंगी। मगर डेविड ने बताया ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन को फेंकने से पहले मैंने तुम्हारे मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। यह सुनने के बाद ऐना पूरी तरह से शॉक्ड में आ गई थी। ऐना उसके वॉलेट और उसके फोन को ले लेती है, लेकिन उसके फोन में भी सिग्नल्स मौजूद नहीं थे। यहाँ डेविड उससे कहता है, बेशक मैं तुम्हारे कैद में जरूर हूँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही कार बची हुई है, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल मिलकर करना चाहिए। ऐना उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो जाए। इसी के साथ वो डेविड का वॉलेट को चेक किया, जहां उसे उसकी बहुत सारी फेक आईडीज पड़ी थी, जिसका साफ मतलब है कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता। पता चलते ही ऐना को काफी गुस्सा आया और वो वहां पर मौजूद बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सो सके। लेकिन
लेकिन डेविड के होते हुए आखिर आराम से उसे नींद कैसे आ सकती थी। इसीलिए सोने से पहले वो डेविड को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर दोबारा से बेहोश कर देती है। इस बार भी डेविड बेहोशी के हालत में वही सपना देखता है जो उसने पहले देखा हुआ था। इस बर्फीली जगह पर एक मरा हुआ जानवर जिसका खून डेविड के हाथों पर लगा हुआ था। डर कर इस बार भी डेविड पहले की तरह होश में आ जाता है, लेकिन होश में आने से वो देखता है कि ऐना पहले से ही जाग चुकी थी। इसके ठीक फौरन बाद ही ऐना को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई, इसीलिए अब वो कार से बाहर निकल जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपने गाड़ी को पूरी तरह से लॉक्ड कर देता है ताकि ऐना बाहर ही फंसकर मर जाए। उसकी ऐसी हरकत से ऐना अब जमने लग चुकी थी। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उसे जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी। इसीलिए अब वो बेबी सीट जो उसने पहले उठाकर कार से बाहर फेंकी हुई थी, उसी की मदद से गाड़ी की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है। मिरर टूटने की वजह से कार का टेम्परेचर काफी ज्यादा ही डाउन हो चुका था। गुस्से में अब वो सीट बेल्ट से डेविड की जान लेने की कोशिश करने लग जाती है। वो उसे काफी जोर से दबाए जा रही थी। इससे पहले कि डेविड मर जाता, ऐना के दिमाग में आने वाले कुछ ख्याल उसे ऐसा करने से रोक देता है। टूटी हुई खिड़की से लगातार आने वाली सर्दी इन्हें फ्रिज होने पर मजबूर कर देती, इसीलिए ऐना टेप की मदद से उस खिड़की को बंद कर देती है। इस सब के बाद ऐना अब डेविड का फोन चेक करने लग गई। उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिली की फोटो मिली, जिससे उसे साफ पता चल गया कि डेविड ने सिर्फ एक ही दिन में उसके होटल में आकर उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो काफी महीनों से उसे किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। परेशानी में ऐना अब उसकी गाड़ी जब चेक करती है, जहां उसे बहुत सी लड़कियों की आईडीज मिली, और वो यहाँ पर उसने यह पता कर पाती है कि ऐना वो पहली लड़की नहीं जिसे डेविड ने किडनैप किया हो, बल्कि वो पहले भी बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके उसे मार चुका है। दरअसल ये असल में डेविड एक सीरियल किलर है। यहाँ पर कांपते हुए ऐना डेविड से सवाल करती है कि तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारते हो और आज तक कितनी लड़कियों को मारा है। जवाब में डेविड ने कहा, याद नहीं। यहाँ वो ऐना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाने लग गया। सबसे पहली लड़की को बेवकूफ बनाकर मारने के लिए उसने पूरी तैयारी की थी। उसने अपना हुलिया वेशभूषा सब बदल लिया था। अपने हाथ में एक रिंग पहन ली थी जिससे वो मैरिड लगे, और अपनी गाड़ी के बैक साइड पर एक बच्चों वाली सीट रख ली जिससे ये फील हो कि एक फैमिली वाला है। ऐसे में वो किसी को नजरों में नहीं आ सकता कि वो सीरियल किलर है। घंटों तक सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड उसे बताता है कि मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वो मुझसे फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी बातें उसे डराने पर मजबूर करता चला गया। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने उसे पकड़कर चाकू से उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। डेविड बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था और उसी के बाद से मैंने हजारों मर्डर किए, जिनमें से कुछ तो अब मुझे याद भी नहीं। उसकी बातें ऐना को डराए जा रहा था, इसीलिए अब ऐना उसके मुंह पर टेप लगा देती है। डेविड कुछ टाइम के बाद सो जाता है और ऐना भी यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब अचानक से उनकी कार के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि यह कोई जंगली जानवर है, लेकिन वो क्रिएचर जब उनके सामने वाले मिरर पर हाथ मारती है, तब जाकर इन्हें पता चला कि वो क्रिएचर जानवर की जगह कोई इंसान की तरह दिखने वाला है। यहाँ पर अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। इससे पहले ये क्रिएचर इनकी गाड़ी की सामने वाला मिरर तोड़कर मार देता। ऐना जल्दी से कार स्टार्ट करती है और काफी बार कार की हॉर्न मारते हुए उस क्रिएचर को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गए। डेविड इस क्रिएचर को यहाँ तक पहुँचने का जिम्मेदार ऐना को मान रहा था, लेकिन ऐना उसे याद करवाती है कि उसका खून बाहर जो बर्फ में पड़ा हुआ है, उसी के जरिए ये क्रिएचर यहाँ तक आ गई। डेविड का जख्म अब बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसके पास वक्त बहुत ही कम बचा हुआ था। उसे अब बचने का कोई भी मौका नहीं दिख रहा था। ऐना डेविड को बाहर घूम रहे क्रिएचर के बारे में बताती है और कहने लग गई कि यह क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ये एक रूह यानी किसी शैतान का साया था। वो कहने लग गई कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए बुरे लोगों को यह शैतान बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो उसके सपनों में आकर उसे डराती रहती है। यह सुनने के बाद अब डेविड बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि उसे भी अपने सपने में कई बार या कहें बार बार एक ही सपना, एक ही जानवर और एक डराने वाला क्रिएचर जिससे उसकी नींद खुल जाती थी। उनकी इसी बातों के बीच इस कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे अब हीटर बंद पड़ जाता है। अब इनकी हालात
हालात इतनी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ा ताकि एक दूसरे के बॉडी हिट से ये दोनों जिंदा रह सकें। डेविड को लगने लग गया था कि अब वो यहाँ मरने वाला है, इसीलिए एना को अपनी कहानी बताता है कि आखिर क्यों वो इस तरह के खतरनाक मर्डर्स करना शुरू किए। वो जब छोटा था तब उसकी मॉम उस पर बहुत ही जुल्म किया करती थी और वजह भी यही है कि वो इतना सख्त दिल इंसान हो गया। असल में सबसे पहले उसने अपने मॉम को ही मारा हुआ था और अब इन लड़कियों को मारकर वो अपने आप को स्ट्रांग फील करवाता था। लेकिन सच्चाई तो यह था कि वो लड़कियों से डरता था